नमस्कार श्रोताओं और दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ जागरा की आवाज़ पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम आपका बहुत ही खास हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसमें आज एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर एक खास शख्सियत हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपको जानकारी प्रदान करेंगे। जी हाँ, आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ये एक ग्रोइंग हेल्थ चैलेंज है आज के ज़माने में, यानी कि एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। इसी पर ज़्यादा और बेहतरीन और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शुभम जैन, जो हैं एमडी मेडिसिन, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हैं आप, जिन्होंने एम्स ऋषिकेश, अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और सीएमसी वेल्लोरा जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सेवाएं दी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो खूबसूरती तो कम करती ही है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो सभी बीमारियों की जननी है। इस पर आपसे सही और सटीक जानकारी हम चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे करती हूँ कि ओबेसिटी आज के समय में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कोई एज लिमिट भी नहीं है, चाहे बच्चा हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो। तो क्या रीज़न है इस सब के पीछे? देखिए, ओबेसिटी पहले एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि आपके खान पान की वजह से ये बीमारी बनती है। तो इसमें जैसा कि आपने पहले ही बता दिया है कि इसमें कोई एज फैक्टर नहीं होता है। ये बच्चों में भी हो सकती है, पैदाइशी भी होती है और एज के संग बढ़ती भी जाती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ओबेसिटी क्या है। इट इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर। ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो इसके इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स हमें समझ लेनी चाहिए कि हमें मोटापा हो रहा है, एक बीमारी बन रही है, तो वहीं की वहीं जिसका हम रोकथाम कर सकें। और धीरे धीरे करके ये बढ़ती चली जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है हमारे इसके से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है तो इनिशियली उस बीमारी को हम जल्दी से डायग्नोस कर लें, उस बीमारी को हम समझ लें कि ये इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आगे चल के हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वहाँ तक हम उसको वहीं की वहीं उसको हम ठीक कर सकते हैं और आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा क्रॉनिक डिजीज़ है, तो बीएमआई इसमें बहुत मददगार रहता है क्या? जी, तो ओबेसिटी को डिफ़ाइन करने का एक ये भी मतलब प्रिंसिपल होता है, क्लासिफिकेशन होता है बीएमआई के बेसिस पे। तो लेस देन 25 अगर बीएमआई है तो वो नॉर्मल वेट में कंसिडर किए जाते हैं। 25 से 29.9 अगर बीएमआई किसी का है तो वो ओवर वेट कहलाते हैं। फिर मोर देन 30 अगर किसी का बीएमआई है तो वो ओबेस कहलाते हैं। ओबेसिटी में भी उसके बाद 3 कैटेगरीज और होती हैं, ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2, ओबेसिटी 3, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि अगर किसी को ओबेसिटी है लेकिन उनके अंदर उसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं वैसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, कोई उनकी रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी नहीं है, कोई और बीमारियां नहीं हैं, हार्ट के पेशेंट नहीं हैं, तो वो कैटेगरी 1 में आते हैं। अगर कोई और सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं तो उसी हिसाब से कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में वो किया जाता है उनको डिफाइन। तो बीएमआई सबसे पहला क्राइटेरिया होता है ओबेसिटी को डिफाइन करने का, और एक बहुत सिंपल और सरल तरीका जो होता है जो हम आजकल फॉलो करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास, किसी देहात में अगर हम बात करें तो वेइंग मशीन नहीं होती है, तो बीएमआई कैलकुलेट करना वो एक उनके लिए समस्या होती है। तो सबसे आसान तरीका होता है कमर की सरकमफ्रेंस, वेस्ट सरकमफ्रेंस जो होता है वो सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका है। अगर आपकी कमर की वेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ रही है तो इसका मतलब आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए भी डिफाइन किया गया है, अगर लेस देन 40 है तो ओबेस नहीं है, मोर देन 40 अगर मेल्स के अंदर जा रहा है तो ओबेसिटी में आप आ गए हैं, और फीमेल्स के अंदर लेस देन 35 है तो नहीं है, और मोर देन 35 जा रहे हैं तो आप ओबेसिटी में जा रहे हैं। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस एक सिंपल और एक आसान तरीका है। अगर आप बीएमआई नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वेइंग मशीन आपके पास नहीं है, तो आप उससे सिंपल तरीका कोई भी नहीं है। बहुत बेहतरीन। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि ये बीमारियों की जननी है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, क्या मैं सही कह रही हूँ? बीमारियों का संकेत यहीं से मिलता है? बिल्कुल। जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि सारी बीमारियां लगभग अगर हम बात करें तो पेट के रास्ते से ही शुरू होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ओबेसिटी सिर्फ एक खान पान की बीमारी है, इसमें और भी कई कारण होते हैं। जेनेटिक्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके मदर फादर, दादा दादी, चाचा मामी मामा, ये सब चीज़ों किसी को भी अगर ओबेसिटी है तो आपके अंदर चांसेस ऑफ ओबेसिटी बढ़ जाते हैं। कई लोग इस चीज़ को वो बना लेते हैं कि हमारी तो खानदानी प्रॉब्लम है कि सबके पेट निकले हुए हैं, हमारे यहाँ तो सब मोटे हैं, बट ऐसा नहीं है।
कई लोगों के आपके अगर आप अपनी पिछली जनरेशन में अगर आप पता करेंगे तो वो मोटे नहीं होंगे, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से ये बीमारी शुरू हुई होगी। और जैसा कि आपने कहा ये जननी है काफ़ी बीमारियों की। अगर हम बात करें डायबिटीज़, तो मोटे लोगों में मोटापे में डायबिटीज़ का रिस्क मतलब 10 टाइम्स बढ़ जाता है, ओ, और बीपी का रिस्क ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स बढ़ जाता है। साथ साथ आर्थराइटिस, बहुत सारे जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या फिर मतलब 50-40 के आसपास उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जो कि एक इनिशियल सिम्टम है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आसपास के केमिस्ट से, मेडिकल शॉप से अपनी एक छोटी मोटी पेन किलर ले ली, धीरे धीरे चलते रहे और उनकी हैबिट बन गई, वो हमें कब हैबिट बन गई वो हमें पता नहीं चलता। तो ये इनिशियल सिम्टम साइंस को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन भर में जैसे जो आप डेली रूटीन अपनी एक्टिविटी करते थे, जैसे कि फीमेल्स में अगर हम करें, किचन में काम करना, घर के काम संभालना, वो अगर उनको करने में दिक्कत हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, तो कहीं ना कहीं आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। जी तो जी। ये एक समझना बहुत ज़रूरी है हर किसी को। किसी भी बीमारी के लिए ये कहा जाता है कि अगर हम उसको इनिशियली फेज़ में समझ लें और उसकी जड़ तक पहुंच जाएं, तो उसको हम वहीं की वहीं ठीक करके उसको आगे वाले होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग देख रहे जी हैं, सुन रहे हैं, उन्हें फॉलो भी करने लगते हैं। जैसे कि क्रैश डाइट्स हो गए, कुछ जी इक्विपमेंट्स हो गए, कुछ दवाइयाँ हो गई। आप कितनी हद तक सहमत हैं इनसे कि इनका इस्तेमाल करना चाहिए? मैम देखिए, किसी भी दवाई और सोशल मीडिया से अगर आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को चला रहे हैं, अपनी दवाइयों को चला रहे हैं, तो सरासर गलत हैं। हम्म। क्योंकि आपको उस बीमारी से या उस दवाई से या उस डाइट से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कोई नहीं बताएगा। तो हमें ये ज़रूर पता है कि ये चीज़ फ़ायदा करती है, वही पब्लिश होती है, वही आई थिंक सर्कुलेट की जाती है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इन सब चीज़ों पे। तो उन चीज़ों को समझना और उन चीज़ों को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उस चीज़ को अप्लाई करना इज़ द सेफेस्ट तरीका। सोशल मीडिया के वही वाली बात है कि मतलब यूजेस भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स जैसे हम बात करते हैं। कहीं प्रोज भी हैं कि हमें किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर लेना बिना किसी हाफ नॉलेज के बेसिस पे, तो वो सरासर गलत है। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, डाइट का जैसे आपने कहा कि बहुत सारे डाइटिशियंस के वीडियोज़ आते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है, लेकिन आप फिर भी अपने एक डाइटिशियन से किसी से मिलिए। और अब तो आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी होते हैं उन्हीं डाइटिशियन से जिसका आपने फॉर एग्जांपल वीडियो देखा या सोशल मीडिया पे आपने कहीं उनके कांटेक्ट में आए, तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। मेडिसिन्स के लिए अब जैसे कि अभी मार्केट में, अभी हम आगे कोई बात कर लेंगे दवाइयों के बारे में, बहुत सारी मेडिसिन्स भी आ चुकी हैं। तो अभी अगर मैंने किसी अपने एक पेशेंट को लिखी है, उसने अपने भाई को भी अपने आप विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन शुरू कर दी, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि हर बॉडी एक सी है, मैं ये दवाई ले रहा हूँ, मुझे फ़ायदा कर रही है, तो मेरे भाई को भी फ़ायदा करेगी। वो चीज़ गलत है। तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए और उस चीज़ को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो इन चीज़ों की बात हुई सोशल मीडिया की, लेकिन अगर हम बात करते हैं मोटापे की, तो पुराने समय से हमारे बुजुर्ग जी लोग भी हमें कहते आ रहे हैं कि भाई योगा कीजिए, वॉक कीजिए। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसे में हार्ड कोर जिम ये भी करना चाहिए लोगों को? मैम देखिए, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अगर हम बात करें, योगा सबसे पुरानी हमारी विद्या हिंदुस्तान की वो है। उसको अगर हम कहीं ना कहीं पहले से ही अपने लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में उसको एक्टिव रखेंगे, तो वो बहुत डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगी। मैं अपने हमेशा मरीज़ों को ये बताता हूँ, 50% जो काम है मोटापा कम करने का, वो आपका लाइफस्टाइल करेगा, 50% दवाई करेगी। तो 50-50 खेल है। 50-50 में आपकी डाइट हो गई, आपकी एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज में आप अपना जिम भी इंक्लूड कर सकते हैं। जिम में मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि वेट लिफ्टिंग ज़्यादा मत करिए, कार्डियो, ट्रेडमिल, ये सब चीज़ें ज़्यादा करिए, रनिंग, जॉगिंग। किसी लोगों को अगर जिम का शौक है तो वो जिम अपना थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और एकदम से कोई भी चीज़ इनिशिएट मत करिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि एकदम से उनको भूत सवार हुआ कि अब मैं एक हफ्ते के अंदर 10 किलो घटा के दिखाऊंगा, तो वो नॉर्मली घटा भी लेंगे कुछ लोग एक हफ्ते के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद उनको इतनी दिक्कतें आने लग जाती हैं, क्योंकि फिर वो उसके बाद दोबारा वेट रीगेन कर लेते हैं, क्योंकि उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते। तो एकदम रिग्रेस कुछ भी शुरू मत करिए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। कोई भी हैबिट डेवलप होने में 20-21 दिन लगते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए बॉडी को, जिससे कि हम उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएँ, बॉडी हमारी एडजस्ट कर पाए, और हमें उसकी वजह से एक्सरसाइज से भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बैक पेन हो गया, किसी ने ज़्यादा वेट उठा लिया, या किसी को आर्थराइटिस थी, मान लीजिए 50-60 की एज की कोई लेडी हैं या मेल हैं, उन्होंने अपनी एक्सरसाइज शुरू करी, पहले दिन गए उन्होंने
20 मिनट ट्रेडमिल कर ली एकदम से, तो वो उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया। तो जो उनकी प्रॉब्लम थी, जिनके बारे में उनको पता नहीं था, वो एग्रीवेट हो गई। तो एकदम से किसी भी चीज़ को अप्लाई मत करिए, धीरे धीरे करके बॉडी को टोन डाउन करिए और उसको यूज टू बनाइए। यानी कि अगर दवाई की बात है तो डॉक्टर की सुपरविजन में आपको दवाई लेनी है, और अगर आप जिम की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। युवा जो हैं आज के युवा बहुत जल्दी, जैसे पहले के समय में अगर हमारी एज के समय में देखा जाए, जब हम बहुत यंग थे, तो उस समय पर जिम कहा जाता था अभी नहीं, थोड़ा और बड़े हो जाओ। लेकिन आज हम देख रहे हैं 16, 17, 18 साल की उम्र के युवा, यानी कि लड़के लड़कियां सभी जिम जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये सही है? मैम, मैं कुछ हद तक मना करूँगा। जिम मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ मूवमेंट रहेगा। आपकी बॉडी के जितने भी मूवमेंट जो फिजिकल एक्सरसाइज करने से, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स खेलने से, जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट एक एज तक, मतलब हमें भी यही समझाया जाता था। जैसे कि मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात याद आ रही है कि अभी जैसे हम छोटे हुआ करते थे तो कहते थे साइकिलिंग करिए, हाइट बढ़ेगी, ठीक है ना। जिमिंग वगैरह से हाइट रुकती थी, क्योंकि आप एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उसमें आपका हाइट का कुछ लेना देना नहीं है। मसल्स डेवलप होती है। एग्जैक्टली, मसल ट्रेनिंग हो रही है आपकी, और आपको अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन एक एज के बाद, जिसकी एक नॉर्मल एज होती है, ग्रोइंग एज जो होती है 18-19 तक बच्चों की हाइट बढ़ती है, उसके बाद अगर आप जिमिंग वगैरह करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगी। उससे पहले अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी हाइट गेन में यूज़ होनी थी, वो कहीं ना कहीं मसल गेन होने में यूज़ हो जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती थी कि हमें, मतलब हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमें जिम वगैरह के लिए, उस चीज़ के लिए उस टाइम पे अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा साइकिलिंग करिए या बास्केटबॉल खेलिए, कोई भी रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, एनी गेम, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद रहता था। मतलब फिजिकल, एग्जैक्टली, स्विमिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग के लिए बोलते थे। और आई थिंक आपके टाइम पे भी, हमारे टाइम पे भी, सबके टाइम पे ये होता था, घर के दरवाज़ों पे रॉड लगा दी जाती थी, लटकिए, जिससे कि आपकी हाइट बढ़े। तो हाइट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही भी था, और इवन साइंटिफिकली भी 19 to 21 की एज तक हाइट बढ़ती है, बोन ग्रो करती हैं। तो उस टाइम तक आपको जिमिंग मेरे हिसाब से थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक और बहुत छोटा सा सवाल हमारे इन यंगस्टर्स के लिए जो देख रहे हैं, प्रोटीन शेक या घर का बना प्रोटीन से भरा खाना? अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। देखिए, कुछ प्रोटीन शेक कंपनीज अच्छी हैं जो कि बहुत अच्छा बना रही हैं युवाओं के लिए। मोस्टली मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं। आप घर का अपना नॉर्मल नेचुरल ही जो प्रोटीन है, जैसे अंडा हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, और भी दालें हो गई, ये सब चीज़ें जो प्रोटीन इंटेक आपका बढ़ाना है, तो आप इन चीज़ों से प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। कई पेशेंट्स मेरे पास आए हैं 17-18 साल की युवा, जो कि उन्होंने एकदम से प्रोटीन खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके ट्रेनर ने कहा कि आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना मसल मास बढ़ाना है, एनर्जी चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए। उन्होंने 100 बादाम एक दिन में खाना शुरू कर दिए। उसके बाद वो 1 महीने तक खाते रहे। फिर उनके बाद उनको इतना डायरिया, लूज मोशंस, और जो नॉर्मल उनका इंटेस्टाइन की वो थी सारी लाइनिंग, वो सब खराब हो गई। और इनफैक्ट वो 2 साल से मेरे से ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उनका पेट हमेशा ख़राब होता है। तो एक्सेस प्रोटीन इंटेक, मतलब हमेशा कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो एकदम से कुछ भी मत करिए। और बाहर के प्रोटीन पाउडर, ट्राई टू अवॉइड देम। कुछ कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन आप मोस्टली कहीं ना कहीं किसी गलत कंपनी में अगर फंस गए तो वो एकदम से आपका वेट इंक्रीज़ भी कर देंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देंगी, और फिर एकदम से आपका वेट लॉस होना शुरू, और अदर प्रॉब्लम्स जो उसकी वजह से पाउडर या प्रोटीन पाउडर की वजह से हो सकती हैं, वो आपको हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप सभी हमारे दर्शक और श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे से संबंधित? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ओबेसिटी एक क्रॉनिक बीमारी है, और उसको आप समझिए। इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स हर बीमारी के होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको समझते चलिए। और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के बिना पर अपना ट्रीटमेंट नहीं करिए। फिज़िकल एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। योगा हो गई, एक्सरसाइज हो गई, साइकिलिंग हो गई, जैसे कि कोविड टाइम पीरियड में सबने साइकिलिंग बहुत करी थी। जो पुरानी चीज़ें थी वो हमेशा अच्छी ही होती थी, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं इनफैक्ट। तो उनका ऐसा नहीं है कि पुराने लोग जो करते थे वो सही नहीं करते थे, वो हमेशा सही करते थे। तो फिज़िकल एक्टिविटी पे अपना ध्यान दीजिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना और ख़राब खाना, मैदा की इंटेक ज़्यादा करना, इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। और ट्रीटमेंट अगर आपको ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लें, किसी और अपने यार दोस्त या किसी रिश्तेदार के कहने से ट्रीटमेंट नहीं लीजिए।
थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभम जैन, आपने इतना कीमती समय, इतनी कीमती जानकारियां हमारे साथ शेयर की हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग Thank you सच अ so much. वैल्यूएबल इनसाइट्स। जी, तो और- माय डियर लिसनर्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आप समझ ही गए हैं कि आज के इस कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में हमने बात करी है ओबेसिटी के बारे में, लेकिन आपको ये कहा है कि आज स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी स्वस्थ रहेंगे, कल भी हेल्दी बनाना है तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अपनी अच्छी दिनचर्या अपनानी है। और अगर कोई भी आपको ट्रीटमेंट लेना है, मेडिसिन या फिर जिम करना है, तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ करना है। जी। इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। और आपको भी अभी हम सिर्फ इस समय के लिए विदा कर रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में एक और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।